हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोटीन के परीक्षण एवं न्यूक्लिक अम्ल के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने प्रोटीन अणु क्या होता है, उसका सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे इन प्रोटीन अणु के परीक्षण के बारे में कि प्रयोगशाला में कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा अणु प्रोटीन है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रोटीन के परीक्षण में सबसे पहला परीक्षण जो यूज में लिया जाता है वो आपका होता है बाईयूरेट परीक्षण। अब इस बाईयूरेट परीक्षण में क्या किया जाता है, जो प्रोटीन का क्षारीय विलयन लिया जाता है और क्षारीय विलयन में ताज़ा बना हुआ कॉपर सल्फेट के विलयन को मिलाया जाता है, जिससे हमें गुलाबी पिंक अथवा नीला बैंगनी वॉयलेट कलर हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो अणु है वह आपका प्रोटीन का अणु है। जैसे कि अपन बात करें दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो जैसे कि चने की दाल का अपन लें तो चने की दाल का बेसन बनता है। तो बेसन को अगर उसका विलयन लेकर उसमें अगर कॉपर सल्फेट का विलयन हम ऐड करेंगे तो हमें नीला बैंगनी रंग प्राप्त होता है या पिंक गुलाबी रंग प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोटीन अणु उपस्थित है। नेक्स्ट परीक्षण है आपका जेंथोप्रोटिक परीक्षण। अब ये जेंथोप्रोटिक परीक्षण है, उस परीक्षण में क्या किया जाता है, प्रोटीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो हमें येलो रंग प्राप्त होता है। ठीक है, पीला रंग प्राप्त होता है। और यदि इसी विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है तो नारंगी रंग प्राप्त होता है, ऑरेंज रंग हमें प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि प्रोटीन अणु उपस्थित है। तो नेक्स्ट आपका है जेंथोप्रोटिक परीक्षण। उसके बाद जो आपका परीक्षण है वह है आपका मिलोन परीक्षण। कौन सा परीक्षण है? मिलोन परीक्षण। इस मिलोन परीक्षण में फिनोलिक समूह युक्त प्रोटीन अणु, मतलब ऐसा प्रोटीन अणु जिसमें फिनोलिक समूह उपस्थित हो, ऐसे प्रोटीन अणु का यह परीक्षण देगा मिलोन परीक्षण। तो मिलोन फिनोलिक समूह युक्त प्रोटीन मरकरी नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल विलयन के साथ सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब ऐसा प्रोटीन अणु जिसमें फिनोलिक समूह उपस्थित हो, मतलब ऐसा एमिनो एसिड्स जिसमें फिनोलिक समूह उपस्थित हो, ऐसे प्रोटीन अणु को में मरकरी नाइट्रेट व नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तो हमें सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। जिसको गर्म किया जाता है तो यह सफ़ेद रंग है वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस परीक्षण को हम क्या कहते हैं? मिलोन परीक्षण कहा जाता है। सबसे अंतिम लास्ट एंड इम्पोर्टेंट परीक्षण है आपका नीन हाइड्रीन परीक्षण। अब ये जो नीन हाइड्रीन परीक्षण है उसमें क्या किया जाता है कि प्रोटीन को नीन हाइड्रीन अभिकर्मक, यह एक प्रकार का अभिकर्मक है नीन हाइड्रीन, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया नीन हाइड्रीन परीक्षण। तो प्रोटीन को नीन हाइड्रीन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है तो नीला रंग या बैंगनी रंग या गुलाबी लाल रंग प्राप्त होता है। ठीक है, नीन हाइड्रीन अभिकर्मक के साथ प्रोटीन अणु की अभिक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? नीला रंग प्राप्त हो सकता है या बैंगनी रंग प्राप्त हो सकता है या गुलाबी रंग भी प्राप्त हो सकता है। तो ये परीक्षण है आपका नीन हाइड्रीन परीक्षण, जो कि हम क्रोमेटोग्राफी में एमिनो एसिड के पृथक्करण के समय नीन हाइड्रीन का छिड़काव करते हैं। तो ठीक एमिनो एसिड से ही आपके प्रोटीन के अणु बने होते हैं, मतलब प्रोटीन में आपका एमिनो एसिड है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, नीन हाइड्रीन के 2 मोल और एक एमिनो एसिड लिखा हुआ है और H2 फॉर्म बाहर निकलता है और एक उत्पाद प्राप्त होता है और इसी उत्पाद की वजह से बैंगनी रंग या लाल रंग प्राप्त होता है। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षण है आपका नीन हाइड्रीन परीक्षण। ठीक है, जिसमें नीन हाइड्रीन के 2 मोल और एमिनो एसिड का 1 मोल आपस में रिएक्शन करके आपका उत्पाद बनाता है और उसी उत्पाद का रंग आपका होता है बैंगनी या लाल रंग। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी परीक्षण में जब नीन हाइड्रीन का पृथक्करण किया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, तब उस पेपर क्रोमेटोग्राफी में नीन हाइड्रीन का छिड़काव किया जाता है
ओनिन हाइड्रोजन के छिड़काव के बाद ही हमें उस पेपर क्रोमेटोग्राफी में एमिनो एसिड के विभिन्न प्रकार के स्पॉट पॉइंट हमें दिखाई देते हैं। तो वो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि एमिनो एसिड ओनिन हाइड्रोजन की रिएक्शन से बैंगनी रंग प्राप्त होता है और पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमें वही बैंगनी रंग हमें दिखाई देता है। आप प्रैक्टिकल में इस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट है, तो ये तो था आपका प्रोटीन के परीक्षण। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लिक अम्ल, है ना। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो आपके होते हैं डीएनए व आरएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल हम कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल एवं उनके अवयव के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल से संयुग्मित होते हैं, मतलब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन हम कहते हैं। और यह न्यूक्लियो प्रोटीन जीवित कोशिकाओं के केंद्रक के लिए बहुत आवश्यक अवयव माना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो है आपका वह एक बहुत आवश्यक अंग है जीवित कोशिकाओं में, मानव कोशिकाओं में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, सभी में आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट अवयव के रूप में काम करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन भी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिन आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता है वह जीन के माध्यम से होता है, और ये जो जीन है वह आपके न्यूक्लिक अम्ल से बने हुए होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, उनके अवयव क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय होता है। प्रोटीन के समान न्यूक्लिक अम्ल भी लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। जिस प्रकार प्रोटीन एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल भी आपके क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, जो कि हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार के पॉलीमर होते हैं। जैसे कि प्रोटीन को हम कहते हैं पॉलीएमाइड कहा जाता है। प्रोटीनों की मेरुदंड पॉलीएमाइड या पॉलीपेप्टाइड को हम कहते हैं। मैंने अभी बात बोली, प्रोटीन आपके बहुलक होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीएमाइड या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल भी आपके क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, और इनको हम कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड या पॉली एस्टर कहा जाता है। जिस प्रकार से उसमें एमाइड बंध होता है, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल में एस्टर बंध होता है। और ये जो एस्टर बंध होता है वो किसके बीच में होता है? फॉस्फोरिक अम्ल व शर्करा, शुगर के बीच में होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन है वो आपके पॉलीएमाइड होते हैं, जबकि न्यूक्लिक अम्ल पॉली न्यूक्लियोटाइड या पॉली एस्टर अणु होते हैं। तो दोनों आपके पॉलीमर है, लेकिन प्रोटीन है वो आपका पॉलीएमाइड है और न्यूक्लिक अम्ल आपका पॉली एस्टर है। यहाँ पे जो एस्टर बंध होता है वो किसके बीच में होता है? फॉस्फोरिक अम्ल व शर्करा के मध्य में आपका शर्करा में OH समूह होता है। उस OH समूह के साथ ये जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो एस्टर बंध बनाता है। इस प्रकार से यहाँ पे एस्टर बंध उपस्थित होता है और पॉली एस्टर मिलके क्या बनता है? आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका DNA एंड दूसरा आपका होता है RNA। और यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड या पॉलीएस्टर अणु होते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी संरचना में दी हुई है, शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, फिर शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल, और शर्करा के साथ मैंने ऊपर लिखा हुआ क्षार। मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपके 3 अवयव है न्यूक्लिक अम्ल में, क्षार, शर्करा व फॉस्फोरिक अम्ल। ये तीनों चीज आपस में मिलके न्यूक्लियोटाइड के एक अणु का निर्माण करते हैं। क्षार, शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल तीनों अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड का एक अणु का निर्माण करते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अणु मिलकर मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में कितने कौन कौन से अवयव होते हैं? क्षार होता है, शर्करा होती है, वह फॉस्फोरिक अम्ल होता है, तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड अणु आपस में जुड़ के बार बार जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। और यहाँ पे जो बंध होता है वो बंध कौन सा आपका होता है? एस्टर बंध होता है, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम पॉलीएस्टर भी कहते हैं। तो आप
तीन अवयव आप देख रहे हैं, क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शर्करा के बारे में। तो तीन अवयव, क्षार, शर्करा और फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शर्करा। न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी शर्करा, शुगर पाई जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार की शर्कराएं होती हैं। एक होती है राइबोज शर्करा और दूसरी होती है आपकी D2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा। दो प्रकार की शर्कराएं आपके यहाँ पे उपस्थित होती हैं। तो जिस न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज शर्करा पाई जाती है, डी राइबोज शर्करा पाई जाती है, उसे हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल या RNA कहते हैं। मतलब वह न्यूक्लिक अम्ल जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है तो उसे हम कहेंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मतलब शर्करा के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के हो गए। यदि जिस न्यूक्लिक अम्ल में D2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित है तो उस न्यूक्लिक अम्ल को हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या DNA कहा जाता है। मतलब DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और RNA में कौन सी शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। तो ये शर्करा के आधार पे दो न्यूक्लिक अम्लों में हमने चर्चा करी। मतलब दो शर्कराएं आपकी उपस्थित होती है। और ये जो शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल के बीच में एस्टर बंध उपस्थित होता है। पहले हमने ये चर्चा करी थी कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा बंध होता है, एस्टर बंध होता है। और ये जो एस्टर बंध होता है किसके बीच में होता है, फॉस्फोरिक अम्ल व शुगर, शर्करा के OH समूह के बीच में होता है। और ये जो OH समूह होता है वह शर्करा के कौन से कार्बन पर उपस्थित होता है, कार्बन नंबर 3 व कार्बन नंबर 5। C3 व C5 पर उपस्थित OH समूह फॉस्फोरिक अम्ल के साथ एस्टर बंध का निर्माण करता है। अब यहाँ पे राइबोज शर्करा व डीऑक्सीराइबोज शर्करा की संरचना लिखी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो राइबोज शर्करा और यहाँ पे जो पूर्व लग्न डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी जो पूर्व लग्न लिखा हुआ है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा में डीऑक्सी आपका पूर्व लग्न है, जिसका मतलब यह है कि नंबर 2 स्थिति पर OH समूह अनुपस्थित है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो शुगर की, जो शर्करा की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी फ्यूरेनोज संरचना है, जिसको आप डिटेल में कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में आप देखेंगे। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें कि शर्करा की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होती है। और इस फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं राइबोज शर्करा में नंबर 2 पर OH समूह उपस्थित है और डीऑक्सीराइबोज में नंबर 2 पर OH समूह अनुपस्थित है। इसी के आधार पे यहाँ पे ये डीऑक्सी पूर्व लग्न यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोनों राइबोज शर्करा में आप अंतर देख सकते हैं कि नंबर 2 पर OH समूह अनुपस्थित है, कहाँ पे, डीऑक्सीराइबोज शर्करा में। तो ये हो गई शर्करा के आधार पे न्यूक्लिक अम्ल आपके दो हो गए, DNA एंड RNA। DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और राइबोज में RNA में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। नेक्स्ट सेकंड अवयव है आपका क्षार। क्षार अपन बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में आपके क्षार हैं एडेनिन तथा ग्वानिन और पिरिमिडिन में आपके क्षार होते हैं यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। जिसमें यूरेसिल जो क्षार होता है वह आपका उपस्थित होता है RNA में। मतलब कुल मिला के DNA में 4 क्षार उपस्थित होता है। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल में भी क्षार 4 उपस्थित होता है। कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व यूरेसिल। ये आपके यहाँ पे क्षार उपस्थित होते हैं। प्यूरिन में आपका एडेनिन व ग्वानिन, पिरिमिडिन में यूरेसिल, थाइमिन व साइटोसिन। ये क्षार जो आपके न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित होते हैं। तो ये सेकंड अवयव है आपका क्षार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरा आपका फॉस्फोरिक अम्ल होता है। तो पहला शर्करा, दूसरा क्षार, तीसरा आपका फॉस्फोरिक एसिड। शर्करा में आपने देखी राइबोज शर्करा और दूसरी आपने देखी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्षार में आपने देखे प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन में हो गया आपका एडेनिन, ग्वानिन और पिरिमिडिन में आपके हो गए साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अब इन पांचों नाइट्रोजन बेस जो क्षार है उनकी संरचना सूत्र यहाँ पे देखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन पांचों की संरचना किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखो,
फॉस्फोरिक अम्ल है वह शर्करा के C3 व C5 के OH समूह के साथ जुड़ी हुई होती है, और जो क्षार है वह शर्करा के C1 कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है। क्षार है वह C1 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और आपका जो बेस आपके जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो C3 व C5 कार्बन के OH समूह के साथ फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई कि जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें क्षार शर्करा के C1 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और फॉस्फोरिक अम्ल है वह शर्करा के C3 व C5 कार्बन के साथ जुड़कर एक चैन का निर्माण करते हैं और पॉलीमर का निर्माण करते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही आपका क्या बनता है, DNA या RNA का निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का एक अणु में हो गया आपका क्षार, शर्करा व फॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्षार शर्करा इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अब एक नया शब्द आ रहा है आपके सामने, न्यूक्लियोसाइड। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में केवल 2 इकाई उपस्थित होती हैं, एक होती है आपकी क्षार व शर्करा। क्षार में आपके हो गए प्यूरिन व pyrimidine, और शर्करा में आपके हो गई राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तथा क्षार, शर्करा व फॉस्फोरिक एसिड तीनों मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो आपको पूछा जा सकता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। तो न्यूक्लियोसाइड आपकी होती है क्षार व शर्करा, और न्यूक्लियोटाइड होती है आपकी क्षार, शर्करा व फॉस्फोरिक अम्ल। तीनों चीज़ें आपकी न्यूक्लियोटाइड में होती है। न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से न्यूक्लिक अम्ल अर्थात DNA या RNA का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल के विभिन्न परिस्थितियों में जल अपघटन के द्वारा हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। शर्करा, क्षार व फॉस्फोरिक अम्ल हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, क्षार, शर्करा व फॉस्फोरिक अम्ल होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल के अपघटन से, विभिन्न परिस्थितियों के अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है, क्षार, शर्करा व फॉस्फोरिक अम्ल। यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली समझाया गया है। न्यूक्लियोप्रोटीन जिसका अपघटन हुआ तो हमें मिलेगा न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन वो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जब जल अपघटन होगा तो हमें न्यूक्लियोटाइड का एक अणु प्राप्त होगा, और न्यूक्लियोटाइड को जलीय अमोनिया के साथ 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फोरिक अम्ल। और न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन आगे हम करवाएंगे तो हम जानते हैं न्यूक्लियोसाइड शर्करा व क्षार से मिलकर बना हुआ होता है, तो हमें प्राप्त होगा शर्करा व क्षार, और क्षार में पे होंगे pyrimidine बेस हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो ये है आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड का एक अणु जो है वो आपका क्षार, शर्करा व फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। और यहाँ पे जो बंध उपस्थित होता है वो आपका एस्टर बंध होता है, जो कि शर्करा के C3 व C5 कार्बन पर उपस्थित OH समूह व फॉस्फोरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से बनता है। और क्षार है वह शर्करा के C1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड अणु, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अणु मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल आपके होते हैं 2 प्रकार के, DNA और RNA। DNA है आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, RNA है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोनों में अंतर की बात करें तो यहाँ पे DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और RNA में राइबोज शर्करा होती है। और क्षार की बात करें तो RNA में यूरेसिल क्षार होता है, जबकि DNA में यूरेसिल क्षार नहीं पाया जाता है। तो ये है आपका प्रोटीन के परीक्षण के बारे में और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी। थैंक यू।